ले सकते। फिर वहाँ पर डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा है वो प्रोसीजर। लिख डालो। बाहर खड़े। तुम्हें तो नहीं मिल रहा है, कहा हुआ था तुम्हारे सर कभी मकान नहीं जाता। हुआ? तो ये सिंपल और छोटे छोटे फंक्शन थे और उसके अपन ने डेरिवेटिव देखे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना, और उसमें हमें ग्रेटर फंक्शंस का डेरिवेटिव देखना है ना, डेरिवेटिव ऑफ सम ग्रेटर फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ सम ग्रेटर फंक्शंस। चलिए बेटा देखिएगा, इससे पहले जब y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n था, इसका डेरिवेटिव जब मैंने आपसे पूछा, आपने इजीली बता दिया n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, है ना? ठीक है। अगर इसके साथ कोई वेरिएबल या सॉरी कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे कि a एक्स रेज टू पावर n, और मैं आपसे पूछता हूं भैया dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो a इंटू एन इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, है ना? हम कांस्टेंट को साइड में करते थे और जो बचा कुछ है x का पावर n, ये रूल लगा के उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते थे। मगर अब गौर से देखिए, अगर मैं देखता हूं ऐसा कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, क्या नजर आया? इसमें और इसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत बड़ा फर्क बताओ, क्या है मेजर फर्क?
वहां जो पावर था, n जो पावर था वो किसका था? x का। किसका था? x का। अब यहां जो पावर है वो किसका? देखो ax प्लस b का, यानी पूरी की पूरी इक्वेशन का पावर है वो, है कि नहीं? अब यहां तो पूरी की पूरी इक्वेशन आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, बस इतना है कि आपको डबल मेहनत करना पड़ेगी। डबल मेहनत यानी कि 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये ऐसा कंसेप्ट है जहाँ कई लोग अटक जाते हैं, है ना। कई बार सीनियर्स को देखा मैंने जब रिपीटर्स बैच में, यहाँ तक तो ठीक है, वो फटाफट बोल देते डेरिवेटिव, हाँ सर इसका ये, इसका ये, इसका ये प्रॉब्लम देता हूँ ना मैं, तो फिर गड़बड़ कर डालते हो लोग। तो भाई जरा गौर से देखना, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n है, और मुझे कहा गया कि आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करके लाओ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन है। थोड़ी देर के लिए अपने विजन को चेंज करो, अपने व्यू को, अपने नजरिए को चेंज करो। थोड़ी देर के लिए ऐसा इमेजिन करो कि यहां ए एक्स प्लस बी नहीं है बल्कि एक सिंगल वेरिएबल, मान लो कि x ही है बस। अगर सिंगल वेरिएबल x होता, उसका पावर n होता, तो मैं क्या लिखता? n इंटू एक्स का पावर n-1, है ना। जो रूल है हमारा, सबसे दूसरा तीसरा रूल देखेंगे होंगे अपने, तो बस वही रूल मैं यहां लगाऊंगा, n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर n-1। ये समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अभी मामला पूरा हुआ नहीं। इक्वेशन है, उसका पावर है, रूल के हिसाब से पावर को नीचे मल्टीप्लिकेशन में लाओ, -1 करो। ओके, यहां तक समझ में आया? आगे मल्टीप्लाई बाय डी बाय डी एक्स ऑफ अंदर का मटेरियल ए एक्स प्लस बी, अंदर के जो भी इक्वेशन है, जो भी टर्म है, अंदर का है, अंदर का, उसको आप डेरिवेट करो। अब आगे n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय, मैं पूछूंगा ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? आप कहेंगे सर यहां 2 टर्म्स है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? a, तो यहां सर सिर्फ a रह जाएगा। यहां क्या रह जाएगा? सिर्फ a। फिर आप लिखेंगे a को पहले a इंटू एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n-1। हो गया काम कंप्लीट। एक बार फिर से देखो, इत्मीनान से देखो, सुकून से देखो। इस बार जो पावर था वो x का ना होकर, एक वेरिएबल का ना होकर, पूरी की पूरी इक्वेशन का था। ये समझ में आया? पहला फर्क देखो क्या है, वहां सब जगह जो पावर आ रहे हैं वो सिर्फ x के होते हैं या कोई एक वेरिएबल के होते हैं, मगर यहां पूरी की पूरी इक्वेशन का पावर है। तो अब कैसा? वेरी सिंपल, उस इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल की तरह देखो, उसको वो वाला रूल लगाओ कि पावर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, फिर इक्वेशन का पावर n-1 हो जाएगा। हाँ, हो गया। मगर काम यहां कंप्लीट नहीं हुआ। अंदर जो भी है उसको फिर से क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को, अंदर वाली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? जस्ट ए होता है। आई बात समझे? चलो, इसी बेसिस पे मैं पहला फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। इसी बेसिस पे मैं पहला फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, जो कि यही है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, therefore dy by dx is equals to n इंटू a इंटू, या फिर a इंटू n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n-1। समझ में आया क्या? वो मैंने डिराइव करके बताया पूरा आपको। अगेन एक और देखो बेटा, सेकेंड, y इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? है ना, मैं आपसे जानना चाहूंगा 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर से पूछता हूं, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? एक और बार बता दो, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है?
क्लियर? तो ये ऐसा देखो ही मत कि वो 1/ax प्लस बी है, उसको ऐसा देखो कि वो क्या है, -1, जस्ट x है वहां पर। तो जब मैं dy/dx लूंगा तो उसको क्या लिख सकता हूं, -1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? बिल्कुल उसको सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। मैंने कहा कि देखो अगर 1/x होता तो उसका डेरिवेटिव -1/x² लेता। समझ में आया? अगर 1/x होता, अगर 1/x होता तो उसका डेरिवेटिव -1/x² लेता। ये 1/ax प्लस बी है तो उसका डेरिवेटिव में पहला स्टेप आएगा -1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर। आया समझे? मगर काम यही खत्म हुआ क्या बेटा? नहीं, आपको अंदर की इक्वेशन का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है? a। तो फिर ये क्या लिखा जाएगा? -a/ax प्लस बी का होल स्क्वायर। आया समझ में? तो इसी तरह से मैं यहां लिखूंगा y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल्स टू -a/ax प्लस बी का होल स्क्वायर। आया क्या समझ में? क्या किया अपन ने? जैसे कि हम जानते हैं कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, तो 1/ax प्लस बी का डेरिवेटिव आएगा -1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर। मगर यहां कंप्लीट नहीं होता, अंदर जो भी है उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो फिर जब फिर से डेरिवेटिव लिया तो ax प्लस बी का क्या बन गया? a, क्योंकि b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ax का डेरिवेटिव a होता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब मुझे बताओ, कौन मुझे बताएगा इसका क्या डेरिवेटिव आएगा? y इक्वल्स टू √ax प्लस बी। और ना और यस बेटा, करेक्ट, a/2√ax प्लस बी। a अपॉन कहाँ गया? हाँ सॉरी, तो dy/dx a/2√ax प्लस बी। बोले ऐसे कैसे? हाँ, तो देखो भैया, y इक्वल्स टू √ax प्लस बी, dy/dx क्या होगा? जैसे कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2√x। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2√ax प्लस बी मल्टीप्लाई बाय dy/dx ऑफ अंदर वाला टर्म दैट इज ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा? a/2√ax प्लस बी। आया समझ में? a/2√ax प्लस बी। चलिए एक और, log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ ax प्लस बी। a/ax प्लस बी। अरे वेरी सिंपल, आप इसका डेरिवेटिव लो। तो अगर मैं सेपरेट में थोड़ा रफ में देखता हूं कि जैसे कि log ऑफ x होता तो मैं क्या लिखता? 1/x। तो ये log ऑफ ax प्लस बी है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का फिर से डेरिवेटिव होगा ऊपर न्यूमरेटर में, जो कि a निकल के आएगा। तो इसी वजह से इसका आंसर आएगा a/ax प्लस बी। अब यहाँ पर देखो
एक लॉजिक यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा कि x के साथ जो भी है वो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा, बस जो रूल है वो लगाओ और x के साथ जो भी है वो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा। जैसे कि देखो ये रूल लगाओ n इंटू ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू पावर n माइनस वन, एक्स के साथ a है उसको मल्टीप्लीकेशन में लगा दिए। ये है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, रूल के हिसाब से माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स के साथ a है उसको मल्टीप्लीकेशन में लगा दिए। रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी 1 अपॉन 2 रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स के साथ a है उसको मल्टीप्लाई कर डाले, है ना। तो ये याद रखने के हिसाब से, और यहाँ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी होता है, इसको a से मल्टीप्लाई कर डाले। y इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर ए एक्स, क्या आएगा फिर देखो ई रेस्ट पावर ए एक्स का क्या होगा, ई रेस्ट पावर ए एक्स, मगर ए एक्स का फिर से डेरिवेटिव होगा तो वो क्या बनेगा a, तो y इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय ई रेस्ट पावर ए एक्स, है ना। बोले ये कैसे हुआ, तो देख लो, सॉरी dy इक्वल्स बाय डी एक्स बोलना चाहिए। हमारे पास है y इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर ए एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, ठीक है। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर ए एक्स। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आप जानते हैं ई रेस्ट पावर जो भी रहता है उसका डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस्ट पावर एक्स जो भी रहा, तो मैं बोलूंगा ई रेस्ट पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर ए एक्स ही रहेगा। मगर यहां कहानी खत्म नहीं होती, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां जो भी है उसको फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा। तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए होता है, ए इंटू ई रेस्ट पावर ए एक्स, आई बात समझ में। तो इसलिए ए इंटू ई रेस्ट पावर ए एक्स। असल में एक सब खेल है ना, ये वाला खेल, ये सब यहां पर भी हो चुका है। जैसे कि ये साइन एक्स है, जैसे मैं अगला बताता हूं, चलो आपको। y इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी बोलो, ए एक्स बोलो, एक ही बात है, एक ही बात तो नहीं है, बट डेरिवेटिव में सेम रूल लगता है। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन का क्या डेरिवेटिव आता, कॉस, तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स जो होगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना, मल्टीप्लाई बाय क्या रहे अंदर के उसका डेरिवेटिव ले लो, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए, तो वो ए यहां पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो साइन बन गया कॉस, समझा ना, साइन बन गया कॉस, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बन गया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब अंदर जो भी इक्वेशन है उसको फिर से डेरिवेट किए, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, ए, और मैं जानबूझ को उसको पहले लिख रहा, क्यों, क्योंकि कई लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि अगर कॉस मान लो जैसे कॉस ऑफ 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2, तो कई लोग क्या करते हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोल देते हैं कॉस ऑफ 60 डिग्री, ऐसा नहीं होता। तो तुम ये कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए वो नंबरों को, मल्टीप्लिकेशन वाले नंबरों को पहले लिखा जाता है। चलो 7th, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, माइनस ए इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, आया समझ में। और एक आखिरी y इक्वल्स टू tan ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, हाँ बस माइनस ए आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्रेटर फंक्शंस के इस तरह से निकाले जाते हैं डेरिवेटिव, ये रूल याद रखना है आपको, ओके, कि आपको 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है। असल में ये गेम यहां पर भी हो चुका है कि मगर यहां पर वो नजर तो नहीं आया सर कुछ और, क्योंकि बेटा वहां पर कुछ है ही नहीं। जैसे मान लो ये साइन एक्स है, तो आपने क्या किया बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हुआ कॉस एक्स, बाद में मल्टीप्लीकेशन में एक्स का डेरिवेटिव हुआ था एक्स के साथ, मल्टीप्लीकेशन में एक्स का डेरिवेटिव हुआ था एक्स के साथ, मगर इसकी वैल्यू क्या आती है 1, फिर वो 1 चला गया मल्टीप्लीकेशन में, तो फिर ये cos x ही रहेगा। तो ये गेम पहले भी हो चुका है, मगर वो सिर्फ अकेला x होने की वजह से उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती थी समझा क्या।
तो वो अकेला x होने की वजह से उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती थी, मगर यहां पर x अकेला नहीं है, उसका साथ ही है कोई ना कोई, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। लिख लो, फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन। बोलिए। अरे सॉरी, मैंने वो गलती से लिख दिया। बैग हटाइए आपका। बातें नहीं बेटा, क्या हो गया, क्या कहा? सेकेंड बैच 24 जुलाई से स्टार्ट हो रही है अपनी, एक और कई सारे बच्चे आ रहे हैं अभी और लेट, तो अगर आपके कोई भाई बंधु दोस्त वोस्त कुछ होंगे मित्र वित्र तो उनको बोलिएगा 24 जुलाई से बैच चालू हो रही है, सेकेंड बैच। तुम मत बैठो, है ना, ये तकरीबन आपकी जो है 2 महीना आगे चल रही बैच, 2 से 2.5 महीना, है ना। तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ ना सुबह में, इसलिए तो ले रहा रिवीजन बैच में, है ना। बोलना कम से कम ये बैच में तो भी टाइम पे आओ, नहीं तो पता चला लेट बैच में और लेट आ रहे फिर बोलेंगे सर फिर से रिपीट करा दो। अब उस पर कोई रिवीजन नहीं होने वाला, वो जो हो गया सो स्टार्ट हो गया, उसमें रिवीजन नहीं होगा वो बैच में। दो 3-4 बार, 3-4 बार, है ना। एक रिपीटर्स बैच को, 2 रिपीटर्स बैच, 2 11th की बैच, है ना, फिर 12th की बैच 2, बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा एक बोलूँ आइडिया, घर पे जाके ना उसको सुकून से बैठ के रिवाइज करो, वो सबसे बेस्ट है। बोलिए। बहुत डेंजरस, 9 बैचेस है कुल मिला के। पिछले साल 10 बैचेस थे, एक बैच मतलब आपकी वो रिवीजन बैच मिला के 9 है अभी। अब उसको कम कर दूंगा तो 8 बैचेस हो जाएंगी। हाँ यार 10 हो जाते पूरे, है ना। अभी तो दूसरी जगह से कम करने का सोच रहा है, जो है दूसरी जगह नहीं, जब मैं बोल दूंगा।
हाँ नहीं बोल देता, मैं बोलता 11th का तो नहीं। वहाँ सिर्फ एक कंबाइंड बैच है 12th प्लस रिपीटर, तो वहाँ पढ़ाऊँगा बस। अब 11th की बैच बंद मार देता हूँ वहाँ पे मैं। सैलरी ऐसे चीज़ें पूछा नहीं करते, है ना, ये चीज़ें पूछा नहीं करते किसी से। अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन जो है हम लोगों को, वो सैलरी से नहीं होता। अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन आप लोगों के रिस्पॉन्स से होता है ना। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप अच्छा आउटपुट दे रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है हम लोग। लास्ट टाइम जो 3 बच्चों को पढ़ाए थे हम लोग ने, 2 सिस्टर्स थे, ट्विन सिस्टर्स, आपको बताया था ना मैंने, 2 ट्विन सिस्टर्स थे हमारे पास आए, तो उर्दू मीडियम से। जब वो 12th में थे और दिसंबर में ज्वाइन किए थे उन्होंने, 12th में थे और दिसंबर में ज्वाइन किए थे उर्दू मीडियम से। अब और मैंने परेशान, आई थिंक 12th में नहीं सॉरी आई एम रॉन्ग, वो रिपीटर थे और दिसंबर में ज्वाइन किए थे, मतलब फिर भी लेट उर्दू मीडियम के। और फिर जब हम लोग ने देखे तो उनका जो परफॉर्मेंस देखा, उस वक्त PMT हुआ करता था, तो 200 में से उनके स्कोर कुछ 40, 45 ऐसे कोई स्कोर थे। ऐसा सर पे हाथ लगा के बैठ गया था मैं, यार ये इतने लो कैलिबर के बच्चे आ रहे यार, ये लोग नीट मतलब PMT कैसे फेस करेंगे, ये लोग कैसे जाएंगे उस वहाँ पर उस हद तक। मगर वहाँ पर एक हमारे साथ एक डॉक्टर थे, साथ में उस वक्त एक डॉक्टर थे एज बायो पढ़ाने के लिए, तो BHMS डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा नहीं सर आप इनको करो बच्चों को, ये बहुत मेहनती बच्चे हैं, बोले ये करेंगे मेहनत। दिसंबर तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुल मिला के 4 महीने इतना ज़बरदस्त मेहनत की उन्होंने, तो कुछ अराउंड 128 आया था एक का स्कोर, और शायद एक मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता हूँ नंबर्स में, और एक का स्कोर शायद से 132 आया था। तो वो बहुत एक बड़ा गेन था 4 महीने में, है ना। और उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा वीक थे, आई थिंक शायद वो कुछ बहुत मतलब उनके पेरेंट्स जो है बहुत मतलब बेसिक जॉब करके, जो मजदूरी का वो करके, घरों में काम करके वो करते थे। तो अब वो इतना देखकर मैं हैरान हुआ, हम लोग इन पर फिर से मेहनत करते हैं। तो जैसे आपको 3 घंटे का पेपर एक साथ मिलता, 3 घंटा 20 मिनट में पेपर तीनों भी एक साथ मिलता, पहले भी वैसी हुआ करता था। उसी साल एक नया रूल लागू हो गया, अगले साल जब वो रिपीट करने बैठे, कि पहले 1.5 घंटे में आपको बायो मिलेगा, अगले 1.5 घंटे में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर साथ में मिलेगा। पहले क्या होता था, जब तीनों पेपर साथ में मिलते थे तो होता ये था कि लोग थोड़ा सा प्रॉपरली उसको डिज़ाइन करते थे टाइमिंग को, कि वो कोई कोशिश करते थे कि पौन घंटे में बायो ख़त्म हो जाए, फिर बचे हुए एक आध घंटे में केमिस्ट्री ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम लगता, 50 क्वेश्चन रहते, तो वो बचा हुआ 1 से 1.5 घंटा टाइम अकेला फिज़िक्स को देते थे। अब जो नया रूल आया उसके हिसाब से जो 1.5 घंटा टाइम है वो दोनों मिला कर देना था, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। अब उसमें क्या हुआ, बच्चों ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की, और हम लोग भी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। और उस वक्त तो चलो अच्छा चल रहा, उन्होंने दिया, मगर उतना हुआ एक गड़बड़ कि उनको टाइम मैनेज करके नहीं जमा। तो एक बच्ची ने तो क्या करी, जैसा कि 50 में से 24 क्वेश्चन करे किसने, और टाइम बेल बज गया, ख़त्म हो गया टाइम। और अच्छी बात ये थी कि उसके 24 के 24 आंसर्स करेक्ट थे, यानी वो बोल रही थी कि अगर मैं सर टाइम रहता तो मैं और आगे तक के जा सकती थी भाई, और मैं अच्छा गेन कर सकती, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो बोले मैं और आगे भी गेन कर सकती थी। तो फिर भी मैं कहूँगा बड़ी बहन का आई थिंक कुछ 1 या 2 मार्क्स से MBBS छूटा, और छोटी बहन का 4 या 5 मार्क्स से MBBS छूटा इसका, है ना। अब वो ऐसा था कि वो ऑलरेडी वो सेकंड रिपीटर थे, है ना, वो हमारे पास फर्स्ट रिपीटर के तौर पे आए थे आखिरी के 4 महीने में, तो आखिरी के ऑलरेडी वो सेकंड रिपीटर थे। तो हम लोग ने कहा यार ये तो इतने से हिस्से रह गए, अगर ये एक और बार मेहनत कर ले तो ये तो 100% इंशाल्लाह लग जाएगा इनका, लोग तो कर ही रहे ना 4-4 5-5 बार, है ना, तो बोले इनका लग ही जाएगा। बट वो पेरेंट्स जैसा उन लोग के फैमिली में दूर दूर तक इतना कोई पढ़ा हुआ नहीं था, है ना, तो वो बोले नहीं सर अब रहने दो,
जितना हुआ उसमें हम लोग सेटिस्फाइड है। उनको फिर गवर्नमेंट कोटा में BAMS जो होता है, जैसा आपको मालूम होगा, MBBS के बाद सेकंड रैंकिंग में आता है वो, तो उसमें उनको एज अ गवर्नमेंट कोटा में मिल गया और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अभी वो डॉक्टर्स बन के पास आउट हो चुके हैं। अभी कुछ मैं बोलूँगा 1.5 साल पहले की बात है, जब मैं बालापुर में था तो जस्ट वो बच्ची वहाँ से गुजरी उसकी मम्मी के साथ, वहाँ से मैं कार निकाल रहा था वहाँ से, तो देख ली उसने, तो फिर देखी तो जैसा बोली सर पहचाने क्या, तो मैंने बोला नहीं बेटा आप लोग नोज पीस में कहाँ से पहचानूंगा मैं आपको, है ना। तो बोले सर वो जो भी नाम है, उन्होंने अपना नाम लिया, बोले मैं ये हूँ करके। तो मैं बोला अच्छा बोला बेटा कहाँ पर है अभी, तो बोले सर मैं GMC में अपॉइंटेड हूँ अभी फ़िलहाल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर तो नहीं बोलेंगे मगर वहाँ पर शायद इंटर्न जो भी है वो डॉक्टर है वहाँ पर GMC में, है ना। एक बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। अब तुम सोचो उनके वालिदैन, कोई रिक्शा चला रहा, घर में बर्तन साफ़ कर रहा, ये आज उनकी बेटी एक डॉक्टर बन के बैठी है, BAMS डॉक्टर। कितना बड़ा अचीवमेंट है उनका, है ना। एक डॉक्टर बनना, अरे भाई बहुत बड़ी बात होती है। MBBS बन जाती तो और भी अच्छी बड़ी बात होती थी, बट ये भी तुम सोचो। और मैं बोलूँगा कि सबसे 99% क्रेडिट जो है उनको ही जाता, उनकी मेहनत देखा हुआ मैंने। अरे हमारे पास तो उस टाइम कुछ भी नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि नीट वीट सब नया आया था उस टाइम, है ना। हम लोग को हार्डली 3 से 4 साल हुए थे ये चालू करके सिस्टम, क्लासेस चालू कर। अब तो 1 साल हो गए, 14-15 साल तब की बात है, 3-1 साल हुए थे बस चालू करके। और हम लोग ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए जो आज कर सकते हैं आपकी, है ना। तो भी बच्चों ने कितना नज़दीक टच किए उन्होंने, तो मेहनत पूरी उनकी थी, है ना। अल्टीमेट वो होता जो उस लेवल पे जो हमको सेटिस्फैक्शन मिला था, वो जब बोलेंगे बहुत कम मिलता है। जैसे एक और था, जैसा एक जो स्टूडेंट है मेरा वासे अली सिद्दीकी करके, वो अभी फ़िलहाल कनाडा में वो फर्दर जो एजुकेशन है इंजीनियरिंग के बाद का वो हासिल कर रहा है ना। तो अभी है, मैं बाकायदा वो डालने वाला था उसमें, ब्राउचर्स में वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास, उसका फ़ोटो और सब, ये अगले इसमें शायद मैं डालूँगा उसके अंदर। तो जब वही है, मेरे पेरेंट जो है मेरे फादर और मेरे जीजा जी अब मुंबई जा रहे थे, तो अब वो हुआ ये बाय चांस, वही सामने बैठा था, ना वो इसको जानते थे ना ये उनको जानता था। अब कैसा है, गोरा, अच्छा लंबा चौड़ा, दाढ़ी वाड़ी अच्छी से, बच्चा देख के समझा मैं आया कि शायद ही मुस्लिम बच्चा है करके। तो बोले बेटा आप कहाँ जा रहे हो, बोले मुंबई जा रहा हूँ सर, बोले है ना। क्या करते हो, तो बोले मेरा इंजीनियरिंग करता हूँ मैं, ऑटोमोबाइल नहीं शायद से, पता नहीं एग्जैक्ट कौन सा था, साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं वहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। वो एक अच्छा बड़ा कॉलेज है जो कहा जाएगा। तो फिर बोले कहाँ से पढ़े हो, है ना। तो उन्होंने जैसा सिर्फ इतना बोला बस से नहीं कि मैं सर पाशा सर के पास पढ़ा हूँ, है ना। अल्टीमेटली उसने मेरा नाम लिया तो मुझे फादर को काफ़ी अच्छा लगा। बोले आप जानते हो, बोले मैं कौन हूँ करके, तो बोले नहीं सर, बोले मैं उनका फादर हूँ करके, है ना। चलो ठीक है, फिर बात हुई, फिर घुमा फिरा के 2-3 बार ऐसा हो गया कि हमारे रिलेटिव्स और उसके रिलेटिव्स भी सेम निकल गए, है ना। तो उतने बार वो हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब उसने ये चीज़ें बोला, तारीफ़ किया चीज़ें, है ना। फिर आगे जाके फिर मतलब उसका अच्छा हो गया, फिर उसने MS नहीं, आई थिंक फर्दर जो भी स्टडी है तो वो उस करने के लिए वो कनाडा गया और वहीं उसका अपॉइंटमेंट भी हो गया अभी फ़िलहाल, और अच्छी खासी पेमेंट है उसका। आई थिंक बेसिक पेमेंट शायद 4 लाख रुपये पर मंथ ऐसा कुछ है ना। तो वहाँ अच्छा खासा है। एक बच्चा मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, उसने बताया ही नहीं, एक बच्चा था अवेज़ नाम का, वो JEE की तैयारी कर रहा था, JEE की, है ना। मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, मतलब वो कर रहा था, मेहनत किया उसने, उसका सिलेक्शन हो गया IIIT में, मुझे मालूम ही नहीं, है ना। उससे बताया भी नहीं, अब मैंने भी ख़ास तवज्जो से पूछा भी नहीं, मुझे कई सालों बाद मालूम पड़ रहा हो। वो हुआ यूँ कि एक कोई तो पेरेंट थे, तो उन्होंने स्टूडेंट को भेजा, मतलब उसने उनको बोला कि आप इनके पास जाइए, वो IIIT का पास आउट हो चुका है वो। तो फिर उसने बोला कि आप बादशाह सर के पास जाइए, मैंने उनके अंडर पढ़ा था करके। फिर अब आप मेरे को आके पेरेंट ने बोले कि आपका स्टूडेंट था आवेज़, बोले उसका IIIT हो गया, बोले अब वो वहाँ पर लग गया करके। अब आवेज़ नाम के बहुत सारे थे, मैंने बोला कौन सा वाला लगा है ना। खैर फिर बाद में चलो ठीक है, वही आया मिलने शाम में कि अरे सर मैं हूँ करके। तो जब काफ़ी अच्छा लगा यार, माशाल्लाह से, मतलब यार लग गया ये सिलेक्शन हो गया IIIT के अंदर इसका, अच्छा एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें, वो सब चीज़ें बताया। मैं बोला भाई तूने बोलना तो सही था, फ़ोटो छापता था तेरा तो बोले अरे सर, वो बोले मैं रह गया, बोले धुन में निकल गया, बोले जल्दी में आखिरी में हुआ था सिलेक्शन, तो मैं चले गया, बोले फिर बोलना ही रह गया आपको। बोला ठीक है चल जाने, हो गया ना। तो भाई ये चीज़ में जो सेटिस्फैक्शन होता है वो अल्टीमेट है,
है ना। अगर आप में से आगे जाके इंशाल्लाह एम्स में कोई सिलेक्ट होता है, आईआईटी में कोई सिलेक्ट होता है, एनआईटी में कोई सिलेक्ट होता है ना, कहाँ छोटे चीज़ के लिए एम करते हो यार, ये जीएमसी अकोला में मिल जाए यार। अरे एम्स के लिए कोशिश करो, कोशिश करो। ये थोड़ी बोल रहे कि भाई आप होने चाहना, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा मैं, है ना। अरे कोशिश तो करो। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, उनका जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो क्या आपसे अलग है? उनको 2 दिमाग ज़्यादा है? 2 दिमाग ज़्यादा लेके पैदा हुए थे क्या वो? नहीं, उनका तुम्हारा दिमाग सेम है? नहीं सर, वो तो रोज़ नाश्ते में, सुबह में, हर चीज़ में बादाम खाते रहते बोले। ऐसा भी नहीं है ना। हर चीज़ जो डिपेंड करता है वो आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है ओनली। 90% क्या बोलूँगा मैं, 95% ओनली वन थिंग, योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क, बस और कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ 5% में भी 3% हम लोग टीचर्स, 2% आपके पेरेंट्स, है ना, कि वो आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट दे रहे कि नहीं दे, वो सभी दे रहे हैं यार, मुझे भी मालूम है ना। तो ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, लोग आराम से बहुत अच्छी इससे निकाल सकते हैं, सिर्फ डेडिकेशन पे डिपेंडेंट है आपके। चलो हो गया लिखना। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, मुझे सॉल्व करके बताओ। ध्यान दे रहे बेटा। चार प्रॉब्लम्स है, 4 मिनट है, सॉल्व करो। 1 मिनट 1 प्रॉब्लम। बातें नहीं करेगा कोई भी। ये नौबत नहीं होना चाहिए कि पीछे पलट पलट के देखना पड़े पेज को, दिमाग में रहना चाहिए सारे फॉर्मूले। कल मैं सभी से फॉर्मूले पूछूंगा, सब लोग फॉर्मूले लर्न करके आए। हाँ जी, कितने आ गए? 3 आ गए, चौथा रह गया, सेकंड वाला रह गया। अरे वो तो आसान है बहुत, वही रूल, वहीं तो लिखा हुआ है रूल उसका पूरा। घर पे जाके सब लोग रिवाइज करेंगे आज शाम में, जो जो फॉर्मूला लिखा गया A to Z अच्छे से रिवाइज करो, लर्न करो, एक एक प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से देखो बार बार। आ गया? 1 2 बिफोर टाइम 2 लोगों का आ चुका है, बहुत इजी है।
स्पीड सब कुछ है भैया, स्पीड बढ़ाए अपनी सब लोग। पता चला आता सब है मगर इतना स्लो आता है ना, तब तक के टाइम ही चला जाता है। फिर पहले का आंसर क्या आपका ये आया 6x + 2 - 4/x²। क्यों नहीं आया? अरे पावर सीधा नीचे मल्टीप्लाई करो, एक से कम करो। 2x का ax का a होता तो 2 होगा, 1/x का -1/x² होता तो -4/x² होगा। आया ये? फिर दूसरे का जो आना चाहिए वो रूल देखो, sin ऑफ ax + b का क्या होता? cos ऑफ ax + b और अंदर के मटेरियल का डेरिवेटिव। तो sin ऑफ ax का क्या आएगा? cos ऑफ ax × a प्लस cos ऑफ ax का क्या आएगा? माइनस sin ऑफ ax × a, मतलब -a × sin ऑफ ax। फिर आप चाहे तो a को कॉमन निकाल सकते हैं। रुक जाए एक मिनट। cos ऑफ ax माइनस sin ऑफ ax। हाँ अब बोलो बेटा। वन अपॉन एक्स का क्या आता फॉर्मूला? पहली बात है, फॉर्मूले याद है पूरे? पहली बात वहीं खत्म हुआ खेल, वहीं खेल खत्म हो गया। मैं 1000 बार एक बार बोलता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने सामने फॉर्मूले की शीट रखोगे और मैं उसको देख देख के सॉल्व कर लूंगा प्रॉब्लम फिजिक्स का, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कयामत तक करते बैठो नहीं जमेगा। पहले फॉर्मूले यहां होना। आपका दिमाग बहुत शार्प है, वो खुद आपको हिंट दे देगा, ये ले ये सॉल्व कर। वो खुद लाके परोस के देगा आपको कि ये फॉर्मूला लगा। अगर आप सोच रहे सामने, आपकी आंखों से ज्यादा आपका दिमाग तेज है ना, तो आप क्या करो, पहले माइंड में फिक्स करो सारे फॉर्मूले, क्योंकि जैसे ही आप उसको देखते 1/x आपके दिमाग में वैसे ही आता -4/x², है ना। आप अगर रूल, कौन सा फॉर्मूला नंबर था वो a/x वाला? नहीं, a/x वाला कौन सा फॉर्मूला था वो? कौन से नंबर का था a/x? 7th, है ना। अगर आपको 7th नंबर वाला फॉर्मूला याद रहता कि डेरिवेटिव ऑफ a/x क्या होता है? -a/x²। आप फट से बोलते हैं -4/x², क्योंकि a की जगह 4 है। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि याद ही नहीं है। वही अब देखो, ये यहां पर 3x², दो टर्म है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6x, क्योंकि कांस्टेंट है। और ये ये देखो यहां जो पावर 2 है वो किसका है? वेरिएबल का है क्या? पूरी इक्वेशन का है। तो फिर क्या हो जाएगा? 2 × 3x + 2। फिर अंदर के मटेरियल का फिर से डेरिवेटिव होगा, यानी 3x + 2 का फिर से डेरिवेटिव होगा। 3x + 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3। वो जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्या बना देगा उसको? 6 × 3x + 2। आया समझ में? तो ये था हमारा ग्रेटर फंक्शन का। अब अगला स्टेप जो हमारा रहेगा, हमारे 3 पार्ट्स बचे हैं डेरिवेटिव में। एक पार्ट बचा है प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल, एक पार्ट बचा है ग्राफिकल इक्विवेलेंस, और आखिरी पार्ट बचा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना, है ना। तो ये तीनों तो नहीं हो पाएंगे शायद कल मतलब मंडे को। तो प्रोबेबली हम लोग सेकंड जो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब जो क्या बताया मैंने अभी, अगला प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल और ग्राफिकल इक्विवेलेंस, इंशाल्लाह हम वो मंडे को देख लेंगे। कल टेस्ट नहीं, टेस्ट अपन डायरेक्टली अब अगला कौन सा, अगला संडे है ना, कौन सा डेट है वो? 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को टेस्ट लेंगे और यूनिट्स एंड मेजरमेंट प्लस मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी वेक्टर्स कंबाइंड। अच्छे से करो तैयारी, और इंशाल्लाह फिर उसके अगले टेस्ट में मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। उसके अगले टेस्ट में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, बिल्कुल टाइम पास मत करो। आपको देखो क्या क्या ध्यान रखना है, मेथड आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहला काम, आप घर पे जाते से ही आप जो भी क्लास में पढ़ाया गया शाम में बैठ के इत्मीनान से इसको रिवाइज करेंगे। अगर कोई फॉर्मूला है तो उसको अच्छे से आप लर्न करेंगे। जैसे कि अगर डायमेंशंस है, बेसिक डायमेंशंस है, तो उसको अच्छे से याद करो। दूसरा काम, अगर आपको डीपीपी दी जाती है
तो उस डीपीपी को पूरा फुल ट्राई करो, और जो क्वेश्चंस नहीं आएगा तो क्लास में अपन डिस्कस ही करते हैं। तीसरा काम, अगर आपको चैप्टर का मॉड्यूल दिया गया है, यानी जिस चैप्टर का आपको मॉड्यूल दिया जाएगा उस मॉड्यूल को अच्छे से सॉल्व करो, है ना। चौथा काम, अगर उस चैप्टर पे पहले भी कभी कोई टेस्ट हो चुका है तो उसके क्वेश्चंस, खास तौर से वो जो मुझे नहीं जमे, उसकी कोई सॉल्यूशन शीट होंगी आपको दी गई, अगर जो भी होगा तो उसको देखकर अच्छे से, या मेरे से डिस्कस करके उसको अच्छे से आप क्या करो, रिवाइज करो। ये सब होने के बाद बहुत अच्छे से परफेक्ट हो गए, तब पांचवी चीज़, आपको कोई बुक हाथ में उठाना है, कोई एक बुक हाथ में उठाना है, 10-12 नहीं, है ना, कोई भी एक उठा लो, DC पांडे, एररलेस, कुछ भी उठा लो, कोई भी अपने हिसाब से, है ना, जो आपको अच्छी लग रही है ना। जेई की मत उठाना, तो सर आप ही तो बोले कोई भी उठा लो करे, तो जेई की उठा के ला लिया, बोले जेई एडवांस की, तो वो मत करना, है ना। मेरा अभी पिछले साल एक स्टूडेंट, उसको बेसिक नहीं मालूम, जैसे आप लोग है ना, आपको फॉर्मूले याद नहीं, वो जेई एडवांस के क्वेश्चन लेके आ रहा मेरे पास, सर ये कैसे आता, और 2-2, 3-3 दिन उसमें टाइम पास कर रहा, कैसे आता। अरे भाई तेरा काम ही नहीं है वो, तू नीट ढंग से कर ले पहले, तू जेई एडवांस में क्यों जंप कर रहा है कि नहीं। तो भाई आप अगर तैयारी खुद से नहीं कर रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे मेरे को जम जाएगा, कहाँ से हो। चलो बाकी का देखते बाद में।